ओके अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, प्लीज एवरीबडी लुक हियर। डेंसिटी of 3 molar of NaCl is 1.25 gram per ml। प्लीज बातें रही अब, पहला ही डाउट है 112। ओके, अगर क्वेश्चन नॉर्मल मोलालिटी का हो ना, नॉर्मल मोलालिटी का, तो जिस बच्चे को फॉर्मूला क्लियर है कि ओके मैम मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड, टू बी प्रिसाइज, प्लीज अब बातें मत करना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो बच्चा फोकस करेगा कि मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ गिवन मास अपॉन, और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट कर देता हूँ। बट हाउ दिस क्वेश्चन इज टफ। एक तो इसमें तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास जैसा कुछ नहीं गिवन, आपको उल्टा मोलैरिटी गिवन है। नॉर्मली क्या होता है कि मोलैरिटी एक अलग फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोलैलिटी जो तुम्हें निकालनी है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट। यानी कि जब बच्चों को मोलैरिटी का क्वेश्चन आता है बच्चे कर लेते हैं, मोलैलिटी का आता है तब भी कर लेते हैं। बट ये एडवांस प्रॉब्लम कैसे हुई, क्योंकि इसमें मोलैरिटी दे रखी है, दे क्या रखी है, कैपिटल एम शशांक क्या दे रखा है, मोलैरिटी, और उसको निकालनी क्या है, जिसको तुतला के बोलते हैं मोलैरिटी को, मोलैलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज ये है कि नॉर्मल क्वेश्चन होता हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं गिवन मास अपॉन, यहाँ पे तो मास ही नहीं गिवन, और सबसे बड़ी बात है नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालना है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ना जो तुम्हें गिवन है वो देखो, तुम्हें गिवन था सारे देखो 3 मोलर, पहले तो जो तुम्हें चीज गिवन है उसके बारे में फोकस करो कि अगर तुम्हें 3 मोलर गिवन है, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है 3 मोल्स इन 1 लीटर। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, 3 पुट कर दो। नॉर्मली हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं ना गिवन मास अपॉन, हमें गिवन मास गिवन होता है, फिर हम NaCl का मोलर मास निकालते हैं, Na का 23, Cl का 35.5 इक्वल टू, प्लीज फोकस करो। यहाँ पर एक बात अच्छी ये हो जाती है कि जब आपको मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल M मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी का मतलब अंडरस्टैंड करो, जस्ट डोंट गो विद द फॉर्मूला। मोलैरिटी का मतलब होता है कि जितनी मोलैरिटी होती है मतलब उतने ही मोल्स होते हैं इन 1 लीटर। तो दैट मीन्स अगर मैं डिनोमिनेटर में वॉल्यूम 1 लीटर ले रही हूँ, डिनोमिनेटर में क्या ले रही हूँ 1 लीटर, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स तो सॉर्ट आउट हो गए कि मोलैलिटी के लिए भी तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे को मोलैरिटी से मिल रहे हैं 3, तो ऊपर तो मैं 3 पुट कर सकती हूँ। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ, यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम आ रहा है, और ये वॉल्यूम अगर आ रहा है 1 लीटर, ये पूरे सोल्यूशन का आ रहा है, क्योंकि अगर कोई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है, कोई कहेगा कि मैम डेंसिटी भी तो गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.25 ग्राम पर, अच्छा 1 लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन, प्लीज बातें नहीं, डेंसिटी 1.25 मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना है, तो यहां से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मास आ तो गया, लेकिन वो पूरे सोल्यूशन का आया है 1250। ध्यान से देखो, मोलैलिटी के फॉर्मूले में नीचे में मास या वेट चाहिए होता है, पर सिर्फ सॉल्वेंट का। आई अगेन रिपीट, बाय दिस टॉपिक इज टफ, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा मोलैरिटी को इंटरप्रेट करेगा, मोलैरिटी से उसको मोल्स तो मिल जाएंगे कि ठीक है मोलैरिटी 3 मोलर मतलब मोल्स आर 3 मोल्स, बट नीचे 1 लीटर उसको वॉल्यूम मिलेगा, पर उसको मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए,
वेट। अगर वो ये सोचेगा कि ठीक है वॉल्यूम मेरे को मिल गया है, डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और एवरेज बच्चे को पता होती है, मैं डेंसिटी से मास निकाल लेता हूँ। तो अगर वो डेंसिटी से मास निकाल भी लेगा तो भी वो मास तो पूरे सोल्यूशन का आएगा ना, क्योंकि सोल्यूशन का वॉल्यूम है, डेंसिटी सोल्यूशन की है, तो यहाँ से मास भी तो किसका आएगा, पूरे सोल्यूशन का। जबकि हमें मोलालिटी में किसका मास चाहिए होता है, सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर। तो अब इसका क्या तरीका है, हाँ इसका तरीका है कि तुम पहले क्या करो, ये जो तुम नमक डाल रहे हो ना NaCl सल्यूट, इसका मास निकाल लो। किसका मास निकाल लो, सल्यूट का, क्योंकि सोल्यूशन दो चीजों से बना है, सोल्यूशन दो चीजों से बना है, सल्यूट एंड। अगर मैं सल्यूट का मास निकाल लूं और उसको सोल्यूशन में से माइनस कर दूं तो मेरे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब तुम सोचोगे कि मैम सल्यूट का मास कौन सा गिवन है, वेरी गुड, सल्यूट के मोल्स तो आ चुके थे 3 मोल्स, और अगर आपको मोल्स के सल्यूट पता होते हैं तो उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाता है। सल्यूट के मोल्स 3 आ चुके थे क्योंकि वो मैंने आपको बोला था जितनी मोलारिटी उतने ही मोल्स, और अभी अभी NaCl का ऊपर मोलर मास कितना निकाला था, Na का 23, Cl का, तो कितना मोलर मास आ गया 58 पॉइंट। अब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास कितना आ गया, अब तुम्हारे पास आया मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 175 पॉइंट, हाँ। तो सॉल्वेंट का टोटल कितना था, सोल्यूशन का कितना आया था डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, सोल्यूट का कितना है, करना माइनस 10, ये पुट करेंगे मोलालिटी वाले फॉर्मूले में। अब आएगी मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया वहां से 10.5, वो ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय, तो जो आंसर आएगा, आई अगेन रिपीट इट्स NCERT क्वेश्चन, बट अच्छे अच्छे बच्चे लाइक इफ यू रेट समबडी इज वेरी इंटेलिजेंट, का बहुत अच्छा IQ है, किसी का बहुत अच्छा IQ है, वो बच्चा बिना सॉल्व करे शायद पेपर में निकाल ले, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जिसने क्वेश्चन क्लास में ट्यूशन में नहीं कर रखा होगा, रिवाइज नहीं कर रखा, वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, वो कहेगा दी मोलारिटी हुई है, निकालनी मोलालिटी है, हाउ, है ना। अब बहुत कम बच्चे हैं जो समझेंगे कि मोलारिटी और मोलालिटी में एक चीज कॉमन होती है कि मोलारिटी में भी न्यूमरेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ, और मोलालिटी में भी न्यूमरेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ। तो यानी कि अगर मोलारिटी 3 मोलारिटी गिवन है तो इनडायरेक्टली 3 मोल्स ही हैं, बट वो 3 मोल्स तो कितने वॉल्यूम में है, हमें तो वेट चाहिए। अगर कोई सोचेगा कि ठीक है मैम वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मैं उससे मास निकाल लूं, वहां से भी तो मास पूरे सोल्यूशन का आएगा ना, मोलालिटी में हमें सिर्फ किसका चाहिए होता है। अब ये उसी को पता होगा जिसको फॉर्मूला क्लियर है, आधे बच्चों को तो मोलालिटी का फॉर्मूला ही क्लियर नहीं होता, उनको लगता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। अभी तो तभी तो मैं तुम्हें पहले बेसिक करने के लिए क्यों कहती हूँ कि पहले तो तुम्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मोलालिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में एक तो मास आता है, वेट आता है, वॉल्यूम नहीं आता, वो भी पूरे सोल्यूशन का नहीं आता, सिर्फ किसका वेट आता है, सॉल्वेंट का। लेकिन मोलारिटी में जो वॉल्यूम होता है वो पूरे सोल्यूशन का आता है। तो अगर आपको डेंसिटी गिवन होगी और वहां से आप मास निकाल भी लोगे, वो तो पूरे सोल्यूशन का मास आएगा ना। फिर वहां से सॉल्वेंट के मास तक पहुंचने के लिए फिर एक लंबी कहानी है, पहले आप सोल्यूट का मास निकालोगे। अब कोई कहेगा कि मैम सोल्यूट का कैसे निकाल लें, सॉल्वेंट का नहीं निकाल सकते, सोल्यूट का आप फिर निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास सोल्यूट के मोल्स हैं। एंड ये एक फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए कि गिवन द नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो तो वेट आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मास आ जाएगा। पर ये गिवन मास किसका आया, हमें किसका चाहिए, तो हमने टोटल यानी कि सोल्यूशन का, उसमें से सोल्यूट का माइनस करा, फिर सॉल्वेंट के वेट में पुट किया, और वो क्योंकि ग्राम में था तो भी मल्टीप्लाई बाय, समझ आया।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रिंट आउट, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे सकती थी। प्रिंट आउट देने का यही मेरा फंडा था कि जब आप प्रिंट आउट देखोगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, और अगर प्रिंट आउट को देख के भी समझ नहीं आएगा तो आप मेरे पास डाउट पूछोगे ना। तो अगर हम ऐसे वाले क्वेश्चंस एक एक भी रोज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे होने लगेगी कि कल को अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारा दिमाग क्रिस क्रॉस करके कुछ तो कर ही लेगा। वो मोलारिटी के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर लेगा, मोलालिटी के फॉर्मूले को एक्सपैंड कर लेगा, और फिर वो सोच सोच के कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा। लेकिन अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं कर रखे होंगे, अच्छे अच्छे जो आप अपने फ्रेंड को चूज कर लेना, कोई जो आपको लगता हो जिसका बहुत, जो 95% आए थे 10th में या बहुत इंटेलिजेंट है, उसे करवा लेना ये क्वेश्चन। बहुत कम बच्चे होंगे जो ये सच में ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। वैभव, वैभव तो मैंने आपको तो आपका कैलिबर तो देख लिया, यू आर टू गुड। वैभव इज गुड। इसने, ही जॉइंड ऑन सैटरडे, ही केम ऑन संडे। सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा एक दिन पहले आ रहा है, वो बोल सकता है मैं टेस्ट देने नहीं आऊंगा। ही केम अप, ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैम मोलारिटी मोलालिटी है, मैं कर लूंगा। और क्योंकि बेसिक टेस्ट था, उसको फॉर्मूले आते थे, ही मैनेज टू गेट 10 on 15, तो अच्छी बात है। तो मैं वही कह रही हूँ, एंड आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू बिकम लाइक दैट, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इतना कुछ टफ नहीं पढ़ रहे जो हम कर ना सके। बट अगर हमारे एग्जाम में नहीं हो रही हैं चीजें, तो दैट इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके, तो 112 प्रॉब्लम के बाद देख, तुम्हें गिवन मोलारिटी थी, मोलारिटी से नीचे क्या आया, वेट के वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका आया, पूरे। हाँ, और डेंस सोल्यूशन की तुम्हें क्या दे रखी थी, तो तुमने सोचा कि तुम्हें तो वेट चाहिए, तो क्यों ना मैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से डेंसिटी और वॉल्यूम पुट करके मास निकाल लो। बट चिराग, वो मास किसका आया, हमें किसका चाहिए। तो यानी कि अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तुमने डेंसिटी के फॉर्मूले से मास निकाल तो लिया, बट वो तो पूरे सोल्यूशन का आया है। हमें मोलालिटी के फॉर्मूले की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में हमें मास चाहिए, बट नॉट ऑफ सोल्यूशन, ओनली ऑफ सॉल्वेंट, ओनली ऑफ वाटर। तो अगर मैं अगर पूरे सोल्यूशन में से नमक NaCl का मास माइनस कर दूं, तो जो बच जाएगा वो मास सॉल्वेंट का होगा। बट द प्रॉब्लम वॉज कि हमें NaCl सल्यूट का भी मास क्वेश्चन में नहीं गिवन था, बट हमने मास निकाल सकते थे क्योंकि हम मोलारिटी के फॉर्मूले से ये पता कर चुके थे कि सल्यूट के मोल्स कितने हैं। तो एक फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखो कि अगर तुम्हारे पास सल्यूट के मोल्स हैं, तो अगर आप उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। NaCl का मोलर मास मैंने पहले ही निकाल लिया, Na का 23, Cl का 35 विच इज 58, तो तुमने उससे मल्टीप्लाई करके 175.5 किसका मास आ गया, सॉल्यूट का। सोल्यूशन का तुम्हारा डेंसिटी वाले फॉर्मूले से आ गया, सल्यूट का मास तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स की मदद से आ गया। सोल्यूशन माइनस सल्यूट, पूरे सोल्यूशन में दो ही चीज होती है, नमक और पानी। नमक का माइनस कर दोगे तो वो सॉल्वेंट वाटर का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास वही तो चाहिए था। मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स तो 3 हमारे पास आ ही चुके थे। नीचे ये जो हमारी सारी सर्च चल रही थी, दैट वाज फॉर टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट वाज टू फाइंड आउट द वेट ऑफ, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। हाउ मच पुट कर दो। तो कितने स्टेप्स में ये क्वेश्चन हुआ, स्टेप 1 मोलारिटी की मदद से हमें पता लगा 3 मोल्स हैं, बट वो कितने वॉल्यूम में थे, 1 लीटर। स्टेप 2 में वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से हमने मास निकाला, बट वो मास किसका निकला, पूरे सोल्यूशन का। स्टेप 3 में हमने सोचा कि क्या मैं कहीं से सल्यूट का मास निकाल सकता हूँ। तो जिस बच्चे का IQ अच्छा होगा या जिसको ये फॉर्मूला पता होगा कि यार सल्यूट के मोल्स हैं, उसको उसके किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मोलर, तो मेरे पास सल्यूट का मास, नमक का मास आ गया। पूरे सोल्यूशन का मास है, नमक का मास है, उसमें से माइनस करेंगे, बच किसका जाएगा मास, सॉल्वेंट यानी कि वाटर का, वही हमें चाहिए। ठीक है, अब इसको रट्टा नहीं मारना, इसको अगर समझोगे तो आप खुद भी क्रैक कर पाओगे। उसके बाद 113 प्रॉब्लम करी थी किसी ने, 112 में डाउट था वंशिका, 113 इज अ डाउट अगेन। अब 113 हम कल डिस्कस करेंगे। सारी कर रही, डाउट है। 112 के बाद किसमें डाउट है, 113। चल 2 तो कर ही लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। न्यू 3rd चैप्टर एक और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
क्या क्वेश्चन है बोलना। प्रदीप में भी है, बट ये मॉडर्न एबीसी में ना थोड़े ढंग से दे रहे बोल। हाँ हाँ, बट मैंने तुम्हें तब पता है क्यों नहीं करवाए, तब तुम्हारे बेसिक्स ही नहीं थे। अगर मैं तुम्हें एकदम से टफ करा देती तो तुम्हारे तो ऊपर से ही जाते। तभी एक टाइम होता है ना चीजें कराने का। फाइन है, समझ नहीं आ रहा है ना। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में भी डिफिकल्ट क्या है कि दी मोल फ्रैक्शन हुई है, निकालनी क्या है, मोलालिटी। तो जो निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखो। कौन बताएगा लास्ट में? इंद्रजीत, अभी अभी मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला बताया था, देख के ही बताओ। चाहे कितने इंद्रजीत है? सिर्फ एक ही है ना, वही बोलेगा। बोलो। अपॉन वेट ऑफ इट्स ओके, जल्दी बैठ। तो बाकी सारे देखो फिर। अब मोलालिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना, जो हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन, बट अनफॉर्चुनेटली गिवन मास तो गिवन ही नहीं है। तो हमें उल्टा मोल फ्रैक्शन गिवन है, वो भी किसकी, वाटर की, इन H2SO4 के, H2SO4 की वाटर में नहीं, वाटर की है ये किसकी मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट की। वाटर की है ना, बट हमें मोल्स किसके चाहिए, तो सॉल्यूट H2SO4 की कितनी मोल फ्रैक्शन होगी। ये बात कितने बच्चों को समझ आती है? मोल फ्रैक्शन दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन। हाँ, ये जो 0.85 है ये वाटर की दे रखी है, सॉल्यूट की नहीं दे रखी। सॉल्यूट कौन होता है, पानी ज्यादा होता है ना, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। H2SO4 जो हम डालते हैं वो सॉल्यूट होता है। तो हमें तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन चाहिए थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। यानी कि अगर आपको एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दे रखी है तो दूसरे की तो तुमने 1 में से निकाल दी। अब तुम कहोगे कि ठीक है मैम, अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकाल भी ली सॉल्यूट की, अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकाल भी ली, तो ये तो मोल फ्रैक्शन आई है ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन चाहिए नहीं ना, हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ। चिराग देख लो प्लीज, हमें मोलालिटी निकालनी थी तो हमें सॉल्यूट के क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए कि मोल्स चाहिए, क्या चाहिए फॉर्मूले में देख के बता। तो अगर तुम कह रहे हो कि तुमने मोल फ्रैक्शन निकाल भी ली तो व्हाट, बट मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकाले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मोलालिटी के लिए, वो भी तो मोल फ्रैक्शन से निकल ही जाएंगे, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन 0.15 है तो हम मोल फ्रैक्शन H2SO4 की x मान लेते हैं, तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे। बट x निकालने के लिए मैं वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, वाटर के कौन सा गिवन है। अगर तुम कह रहे हो कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन इज सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तभी मोलालिटी निकलेगी। बट एक्स निकालने के लिए एटलीस्ट सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो पता होने चाहिए। तो चलो सॉल्वेंट के निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वैभव सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन, सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन। अब यहाँ उड़ गए कि मैम सॉल्वेंट का मास भी तो नहीं गिवन। अब यहाँ पर आओ, जब मोलालिटी निकालनी थी तो सॉल्वेंट का मास नहीं गिवन था ना, तो 1 kg ले लो। क्यों? क्योंकि मोलालिटी की अगर तुम डेफिनेशन देखो तो वो यही होती है, नंबर ऑफ मोल देन 1 kg। फिर आप कहोगे मैम हर न्यूमेरिकल में 1 kg क्यों नहीं लेते? देखो जिस न्यूमेरिकल में तो वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन होता है, फिर तो वही लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में हमें सॉल्वेंट का वेट गिवन होता 2, 3, 4, फिर तो वही लेते। बट अगर ऐसा सा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें मोलालिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन दे रखी है, बट मोल फ्रैक्शन में भी हमें वाटर का गिवन मास नहीं गिवन, तो वाटर का मास कुछ तो अज्यूम करोगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें अजम्पशन करनी होती है। वाटर का मास कितना ले लिया,
1 kg मतलब 1000 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो यहाँ से हमारे पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 1000/18 कितने आ गए? 15 पॉइंट। तो यहाँ पे 55.5 पुट करके x आ जाएगा। जो x होगा वो क्या होंगे? नंबर ऑफ, वही मोलालिटी होगी क्योंकि नीचे तो 1 पड़ा है। अब इसका ना एक शॉर्टकट मैंने बच्चों को बता रखा है कि तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन m प्लस 55.5। यानी कि जब भी आपको सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन गिवन हो, सोल्यूट की होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट की गिवन थी। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है और डायरेक्टली मोलालिटी निकालनी है तो आप सीधा फॉर्मूला भी रट सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोलालिटी अपॉन, देखो अगर नहीं समझ आ रहा मोल, देखो जो मेन फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन अभी मैंने प्रूव किया कि अगर हम नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ले लेते हैं तो जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही मोलालिटी आ जाती है। तो मैंने नंबर ऑफ सोल्यूट्स की जगह मोलालिटी लिख दिया। बट कब? जब नीचे मैं सॉल्वेंट का मास 1 kg ले रही हूँ, यानी कि 1000 ग्राम ले रही हूँ, तो 1000/18 क्या बनता है? 55 अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का कि मोल फ्रैक्शन गिवन है, सीधा मोलालिटी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू m मोलालिटी अपॉन m प्लस 55.5। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैम ये 55.5 कहाँ से आया, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन करके दिखा चुकी हूँ कि वाटर के नंबर ऑफ मोल 55.5 मैंने कैसे निकाले हैं। गिवन मास हमें गिवन नहीं था, बट मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg। तो हमने वाटर का वेट बाय चांस या अज्यूम कर लिया कि वो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम है। तो इफ यू वांट टू शो दैट हाउ दिस 55.5 इज कमिंग हियर, तो आप पूरे मेथड से करो, है ना। अगर आप डायरेक्टली, अगर आपको लगता है कि यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं तो भूल ही जाऊंगी, तो सीधा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट करना, मोलालिटी सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से m निकाल लेना। बट यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होनी किसकी चाहिए? जैसे इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन आपको वाटर की दे रखी थी 0.85। अगर किसी ने इस फॉर्मूले में 0.85 पुट करके m निकाल दिया फिर रॉन्ग आएगा। ये भी ध्यान रखना होता है ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कि मोल फ्रैक्शन की हेल्प से अगर आप m निकालना चाहते हो डायरेक्टली, दैट मोल फ्रैक्शन वैल्यू शुड बी ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में किसकी दे रखी थी? तो पहले 0.85 को 1 में से माइनस करके फिर पुट करनी है। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा ही यही होता कि ये सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है 0.85, फिर हम इसमें पुट कर सकते थे। समझ आया ये क्वेश्चन? दोबारा देखो, इस क्वेश्चन में दी मोल फ्रैक्शन थी, निकालनी मोलालिटी थी। पहले हमने मोलालिटी का फॉर्मूला क्या लिखा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं था तो हमने क्या अज्यूम कर लिया? 1 kg। फिर हमें मोल फ्रैक्शन भी गड़बड़ दे रखी थी, चाहिए सोल्यूट की होती है, दे किसकी रखी थी? तो अब हमने सोल्यूट की कैसे निकाली? 1 में से माइनस करके। फिर हमने मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को एक्सपैंड किया कि जिसकी मोल फ्रैक्शन होती है उसी के नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यही तो होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। फिर हमने कहा कि जिसकी मोल्स हमें निकालने हैं, वाटर के भी तो नहीं गिवन, बट वाटर के कैसे निकाल लिए? गिवन मास अपॉन वाटर का गिवन मास हमने कितना ले लिया? 1 kg, यानी कि तो यहाँ से 55.5 पुट कर दिया। फिर हमने कहा कि क्यों ना हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला याद कर लें कि जब भी हमें मोलालिटी निकालनी है तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख लो? मोलालिटी, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लो? 55.5। बट दूसरी साइड मोल फ्रैक्शन किसकी होनी चाहिए? सोल्यूट की। जैसे इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट की दे रखी थी वाटर की 0.85, तो अगर तुम इस फॉर्मूले में 0.85 पुट करके मोलालिटी निकालते तो वो रॉन्ग आता, क्योंकि मोलालिटी में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए होते हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी किसकी होनी चाहिए? तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। दोज हु आर लाइक नॉट कॉन्फिडेंट कि हम पिछले वाला सॉल्व कर पाएंगे, उन्होंने तो बस सीधा फॉर्मूले में पुट करके m निकाल लेना था। 0.15 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 55.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके m आंसर आ जाए।
ये डायरेक्ट है। जिनको डायरेक्ट नहीं दिखाना वो पहले मोलालिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 kg, है ना। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल में वाटर के भी निकाल के दिखाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का गिवन मास कितना लेंगे, 1000, जो कि गिवन नहीं है बट हमने अज्यूम किया है 1 kg, उसकी वजह से वो कितना आ रहा है, 1000। तो जिसको जो मेथड बेटर लगता है और जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो छोड़ दो, क्योंकि एडवांस प्रॉब्लम है। एडवांस प्रॉब्लम सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए करवाती हूँ जो, हाँ विजय सर के फेवरेट क्वेश्चन है ये मुकद में सर। बट सच में बताऊँ, रियलिटी पेपर में इतने डिफिकल्ट नहीं डालते, क्योंकि जब उन्होंने पेपर पुटअप करना होता है दे सी एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है, मैं करवा रही हूँ। बट जिनको ये मुश्किल लग रहे हैं बता दूंगी, पूरा पेपर प्रिडिक्ट कर दूंगी। बट उसके बाद भी तुम तो करने वाले बनो ना। चलो करें नया चैप्टर शुरू। कितनी प्रॉब्लम डिस्कस करी हमने, 112 एंड 11। तो आज जाके यही दो करो, आज जाके यही दो करके देखो, फिर 114 पे जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अगर आपको एक ही दिन में मैं 6 के 6 एडवांस क्वेश्चन कर लूँ, अगले दिन मैं टेस्ट लूंगी, आप सारा मिक्स कर लोगे, किसी में कुछ कर दोगे किसी में कुछ कर दोगे। तो बेटर ये होता है इन प्रॉब्लम्स को दो दो करके करी जाए। क्लीन ऑल, clean all, okay. So today we are starting with the new chapter, classification। हाँ जी, classification of elements and periodic table। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 से इनऑर्गेनिक्स चैप्टर। तो जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बहुत बहुत आयोनाइजेशन एंथैल्पी के आते हैं, मतलब दैट्स लाइक कि अगर 100% है तो 2% न्यूमेरिकल है, दैट इज क्वाइट नेग्लिजिबल, है ना। और वो भी सिर्फ कोई कोई टीचर्स हैं जो डाल देते हैं, बट अदरवाइज ये चैप्टर में न्यूमेरिकल है। What is the need to classify the elements? क्यों जरूरत होगी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की? अच्छा, क्यों जरूरत होती है वैभव? एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करना चाहिए? इजी हो जाएगी। तुम्हारे घर में तुम्हारे पास फिजिक्स की बुक्स हैं, मैथ्स की बुक्स हैं और केमिस्ट्री की बुक्स हैं। पढ़ते तुम हो नहीं, लेकिन अगर तुम घर में फिजिक्स की बुक एक साइड रखोगे, केमिस्ट्री की बुक्स एक साइड रखोगे और अगर मैथ्स की बुक एक साइड रखोगे, तो उसको सॉर्ट आउट, उसको सर्च करना कितना इजी होगा। अगर आपको केमिस्ट्री की बुक चाहिए, बिकॉज आप ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना। लाइफ में भी अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, थिंग्स बिकम इजी, है ना। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने घर में चाहे कपड़े हों चाहे बुक्स हों, आप जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो। अब आपको सुबह सुबह निकलना है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, आपके प्रॉपर क्लोथ्स सब जगह पे पड़े होंगे, आपको 2 मिनट लगेंगे रेडी होने में। नहीं तो आपको कि बेल्ट कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, उस पर टाइम। ऐसे ही जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ रही थी, पहले एलिमेंट 10 थे, 20 थे, 40 थे, 60 हो गए, तो साइंटिस्ट को लगा उनको स्टडी करेंगे। आप प्लीज क्यों, आप सब कर रहे हैं, तुम भी करते हो, ऐसे तो मैं नहीं कह रही। इधर चिराग, 1 मिनट, इफ यू गाइज वांट टू टॉक यू कैन लीव माय क्लास। वैभव प्लीज। तो जब एलिमेंट्स की स्टडी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो साइंटिस्ट को लगा कि ओके, अगर हम हर एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ भी लें, उनको याद करना कितना मुश्किल है कि सिल्वर की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, पोटेशियम की प्रॉपर्टी क्या है। लेकिन अगर हमें पता होगा कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दे ऑल बिलोंग टू वन फैमिली, तो हमें पता होगा वो सारे ही सॉफ्ट होंगे, है ना। स्टडी करना इजी हो जाएगा और उसको रिमेंबर करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे ग्रुप 1 में है ना, तो मुझे पता है ना ये एक ही फैमिली के हैं, ये सारे सॉफ्ट मेटल होंगे, ये सारे ही लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ये सारे मेटालिक होंगे। लेकिन अगर मुझे पता ही ना होता कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम,
अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। हाँ, जैसे अब तुम्हें पता है कि लिथियम सोडियम आज की डेट में ये पीरियोडिक टेबल आ चुका है, तो अब तो क्लासिफिकेशन हो चुकी है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जब ये क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी तो विद 118 एलिमेंट्स अगर आप 118 एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करते, चलो कर भी लेते, लेकिन जब आपको किसी एप्लीकेशन के लिए कोई एलिमेंट चूज करना होता कि ओके आई नीड एन इनर्ट मेटल, है ना, नाउ आई नीड अ वेरी रिएक्टिव मेटल, नाउ आई नीड अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, तो आप सारे एलिमेंट में ढूंढते कि कौन सा लिक्विड स्टेट में है, कौन सा सॉफ्ट है, 118 एलिमेंट्स को देखते तो आप तो कंफ्यूज हो जाते। लेकिन जब ये सिस्टमैटिकली है तो आपको पता है कि ये सारे हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये एक जैसा बिहेव करेंगे। तो अगर आपको फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज पता है तो आपको पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी वैसा ही होगा। अगर मुझे पता है कि सोडियम इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, तो मुझे ये पता लग गया कि पोटेशियम और रुबिडियम भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। अगर मुझे पता है कि ये बीच वाले सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दे आर गुड कैटलिस्ट, तो मैं आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम में से कोई भी चूज कर सकती हूँ, सारे गुड कैटलिस्ट एक्ट करेंगे। तो यानी कि साइंटिस्ट को लगा कि देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई, और ये आज की डेट में जो 118 एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता हुआ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। यहाँ तक पहुंचने की जर्नी आसान नहीं थी, तो पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर हिस्टोरिकल रहेगा कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। फिर हमको ये भी पता लगा होगा ना कि कैसे हमने कौन से नंबर वगैरह अरेंज करना है। हाँ, तो वही तक क्या पता, वही क्या पता, वही तो पढ़ना है, क्या पता कैसे पता लगा। तब कुछ कर पा रहे हैं तो ये करो आप, अगर आपको लगता है कि सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, सब कुछ इन्वेंट हो चुका है, हमारे लिए स्कोप ही नहीं है, तो जो लोग पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में आपको कुछ रिसर्च करके, कुछ डिस्कवर करके अपने नाम पे पेटेंट करवाना पड़ता है, तब भी आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है। अब लोग क्या करते हैं कि कुछ भी बस फॉर द सेक ऑफ करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर तुम जेन्युइनली, अगर तुम जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, अगर उस फील्ड में तुम डॉक्टरेट कर रहे हो या पोस्ट डॉक कर रहे हो, तो सच में आजकल भी टाइम पे इन्वेंशंस हो रही हैं। आज भी अभी रिसेंटली somebody met me और he said कि my sister has completed MSc केमिस्ट्री एंड उसने कैंसर की कोई मेडिसिन बनाई है, तो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें बिगिनिंग में हुई हैं, है ना, वो होता है ना कि जब कुछ भी नहीं होता तो एक 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 जंगल में एक रोड भी बन गई तो उसकी वैल्यू होगी, अच्छा इस रोड को किसने बनवाया। अब ऑलरेडी 100 रोड बन चुकी हैं, तो अगर कोई 101 रोड बना भी देगा तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं नजर आती। बट दैट डजंट मीन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। आज के टाइम पे फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, या जो भी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया है, तो उसने बनाया ही है ना, वो कोई पुराना सन 47 का साइंटिस्ट थोड़ा है, वो तो आज की डेट में है ही है, उसने बनाया ही है फेसबुक, जिसको इतने यूजर्स सोशली यूज कर रहे हैं। फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने बनाया था, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक, बट बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम, हाँ वो हो गया ना, तो कोलैबोरेशन होगी थी, बट मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक वो करा था। इज द यस चिराग, तो थिंग्स आर हैपनिंग, स्टिल हैपनिंग इन एवरी फील्ड, चाहे वो सोशल साइट्स हैं या आईटी में है या आपको मेडिसिन में है। बट वो आप इस लेवल पे थोड़ा, आप अभी 11th में आए हो आपको कि मैं कुछ कर दूं, उसके लिए आपको 11th 12th बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक, डबल डॉक, पता नहीं कितनी कितनी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, है ना। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, है, मेरी पीएचडी चल रही है तो फिर चीजें चलती रहती हैं। वो तो कंपल्शन है, इफ यू वांट टू कंप्लीट पीएचडी आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कुछ थीसिस में कंप्लीट करना पड़ता है। और आज वो तो जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वहाँ पे आपको एक गाइड मिल जाता है, फिर आपको वो सुपर गाइड्स मिल जाते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं, बाकी करना कुछ खुद ही करना पड़ता है आजकल। प्लीज पढ़े हम, प्लीज पढ़ लो प्लीज।
एग्जाम नहीं होते, मेरे एग्जाम हो चुके हैं पीएचडी। इधर देखो प्लीज, आगे चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? तो क्या आंसर लिखोगे? दैट एज द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स वर इंक्रीजिंग, इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू स्टडी एंड मेमोराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। स्टडी करना भी मुश्किल हो रहा था, और अगर स्टडी कर भी लोगे तो कितनी प्रॉपर्टीज किस किस एलिमेंट की याद करोगे? तो इट बिकेम एविडेंट दैट टू मेक द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए जरूरी हो गया था कि क्यों ना एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज शुड बी केप्ट इन वन ग्रुप एंड द एलिमेंट्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शुड बी केप्ट इन अनदर ग्रुप। उससे क्या होगा? आपको पूरा ग्रुप स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने एक ग्रुप का लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम में लिथियम को स्टडी कर लिया, तो आप अंदाजा लगा लोगे कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम भी उसकी तरह ही होगा। आपको हर एलिमेंट को इंडिविजुअली याद करने की जरूरत, जैसे हमारे घर में हम भाई बहन होते हैं, 3 4 5 भाई बहन या 2 भाई बहन, तो अगर एक भाई जैसा होता है नेचर, अब तुम ये मत कहना मेरी बहन तो मेरे से अलग है या मेरा भाई, मतलब नॉर्मली जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके ट्रेड्स मैच करते होते हैं। अगर आप विजिबल फिजिकल लुक की बात करो, या नेचर भी ओवरऑल मैच करती होती है, ऐसे ही ये ग्रुप जो होता है एक फैमिली बन जाता है। अब सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने कोशिश करी कि मैं ग्रुप्स बनाता हूँ ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं एक ग्रुप में रखता हूँ, दैट वाज डॉबरनियर। क्या साइंटिस्ट का नाम था? डॉबरनियर। तुम क्या प्रोनाउंस कर रहे हो? Every teacher has a different pronunciation, but since the time I have been studying, we call it डॉबरनियर। डॉबरनियर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। नहीं आता? चेक करो, चेक कर लो। क्या यहाँ पे पीपीटी में होगा? ओके, डॉबरनियर। डॉबरनियर ने क्या दिया प्लीज बताओ? लॉ ऑफ ट्राइड, मतलब उसने एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में रखा। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइड? बिकॉज ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ, बट उसने ग्रुप ऑफ 3 ऐसे नहीं डाल दिया। उसने देखा कि जो मिडल एलिमेंट का वेट होगा वो फर्स्ट और थर्ड के किसके इक्वल होगा? एवरेज। जैसे अब यहाँ पे देखो लिथियम का कितना है? 7, पोटेशियम का कितना है? 39। तो अगर आप इसका एवरेज लेते हो 46/2, इट इज बिकमिंग 23। और इसने देखा कि जब वो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज को ग्रुप ऑफ 3 में रखने की कोशिश कर रहा है, सच दैट द मिडल एलिमेंट का वेट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही थी। लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, दे ऑल आर metals and they are electropositive and they are known as alkali metals। इनको क्या बोलते हैं? फिर उसने कहा कि ये तो एक ग्रुप बन गया, फिर उसने एक और कोशिश करी। उसने कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का ग्रुप बनाया, जिसमें स्ट्रोंशियम का वेट कैल्शियम और बेरियम के अप्रोक्सीमेटली आ रहा था। 177/2 इज 88 पॉइंट समथिंग। हैलोजेंस का भी ग्रुप बनाया उसने, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसमें ब्रोमीन का वेट फर्स्ट और, बट इट फेल्ड बिकॉज इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू द लिमिटेड एलिमेंट। डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड फेल क्यों हो गया? बिकॉज इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू लिमिटेड एलिमेंट। ही कुड मेक अ ग्रुप ओनली, हाउ मेनी ग्रुप्स ही कुड मेक? अब दुनिया में इतने एलिमेंट्स हैं, अगर नो डाउट डॉबरनियर हैज टू बी गिवन द रिवॉर्ड, ही हैज टू बी गिवन द रिकॉग्निशन, क्योंकि इतना भी वो कर पाया। तो हम पढ़ते जरूर हैं, बट दिस इज हाउ हिस्ट्री स्टार्टेड। हिस्टोरिकली एकदम से नहीं पीरियोडिक टेबल बन गया था। तो साइंटिस्ट की पहली कोशिश, जिस साइंटिस्ट को पहले कोशिश मिली वो कौन सा था? डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड। तो व्हाई इट फेल्ड? बिकॉज इट सीम टू वर्क ओनली फॉर अ, ये जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बन रहे थे, जिसमें बाय चांस मिडिल एलिमेंट का जो वेट था वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के इक्वल आ रहा था, ये चीज सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हुई और बाकी एलिमेंट्स पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं हुई। सो दिस वाज अ लिमिटेशन ऑफ द डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड। तो बोला कि ये तो कोइंसिडेंस है कि हाँ बाय चांस 3 ग्रुप ऐसे बन गए, बट हम इसको कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं मान सकते। फिर कौन आया? फिर कौन सा साइंटिस्ट आया?
न्यूलैंड। बातें नहीं, न्यूलैंड ने क्या किया, उसने ना देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को ना अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ एलिमेंट उस टाइम पे नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, एल्यूमिनियम की। तो हर एट्थ मतलब लिथियम के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, बेरिलियम के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, एवरी एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी was matching with eighth element, but it was only applicable till calcium mass 40। ये भी सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ, टिल कैल्शियम। उसके बाद जब कैल्शियम के बाद ये स्कैंडियम रख रहा था, तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टी तो मैच हो नहीं रही थी, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी तो मैच हो नहीं रही थी। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिकल लॉ। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज ऑल्सो नोन एज, बिकॉज जस्ट लाइक सारे गामा पाधा नी सा, है ना, जैसे म्यूजिकल स्केल में हर आपके सातवें सुर के बाद सुर क्या होता है, मैच होता है, सारे गामा पाधा नी सा। उसी तरह न्यूलैंड ने बोला, न्यूलैंड को पता है म्यूजिक में इंटरेस्ट भी था, हाँ, सो ही हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक, सो दैट इज व्हाई ही मैच्ड एंड गॉट दिस गॉट टू नो कि जैसे म्यूजिक में आपके सात सुरों के बाद सुर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ऐसी एलिमेंट की हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट। तो ये बहुत बार एमसीक्यू आता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नोन एज म्यूजिकल लॉ, विच ऑफ द लॉ इज नोन एज म्यूजिकल लॉ। हाँ, पोस्टुलेट्स आएंगे, इट्स ओके। हाँ हाँ, देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियॉन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो सोडियम, सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी, मैग्नीशियम की। एल्यूमिनियम ये मैंने करके दिखाई दी है, इज इट क्लियर। बट उसने एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया था, उसने बढ़ते हुए एटॉमिक वेट, नंबर नहीं है ये सारे क्या हैं, एटॉमिक वेट। इसलिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या होता है, 40। सो इट वर्कड ओनली अप टिल दिस लॉ वर्कड ओनली अप टिल 40, it worked up till calcium with atomic weight, दिस इज नॉट नंबर। सो गलती से ये मत लिख देना कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या लिखना है, when the elements are arranged in increasing atomic weight, then the properties of every eighth element resemble the first, every eighth element resemble the first। मतलब this, हाँ, इसकी एट्थ की इसके साथ होगी, इस एट्थ की इसके साथ होगी, एंड सो ऑन। सो वो नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी ना, किसने फाइंड आउट किए थे, जो वो होते हैं मेटलॉइड्स, जिगजैग लाइन में होते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करते हैं, वो होते हैं जिगजैग वाले। कहाँ गया हमारा, ये होते हैं मेरे हिसाब से, तो जो मेटलॉइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये मेटलॉइड्स होते हैं ना, जो हमारे पीरियोडिक टेबल को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हैं। डिस्कवर मतलब डिस्कवर किसने किए थे, दैट आई लेट यू नो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा आया, मेंडलीव। अब मेंडलीव के आने से सबसे एकदम से मतलब क्लासिफिकेशन को बहुत बड़ी एक बूस्ट मिली, क्योंकि मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव अप द टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल आज की डेट में आप पढ़ते हो, जो पहली बार पीरियोडिक टेबल दिया था, वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एंड यू नो व्हाट, चिराग एंड वैभव, यू हैव टू शट अप इन द क्लास
एंड यू ऑल्सो, एवरीबडी, गर्ल्स एंड बॉयज। जब मेंडलीव आया था तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ये भी क्वेश्चन आता है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, जब मेंडलीव आया तो उस वक्त कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी? आज के डेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, है ना? लेकिन जब मेंडलीव आया था तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अप द पीरियोडिक लॉ। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने लॉ नहीं दिया था। मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया दैट atomic and physical properties are periodic function of atomic weight। मेंडलीव ने कहा कि जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो रिपीट क्यों करती हैं? क्योंकि वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को बढ़ते एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहे होते हैं तो एक इंटरवल आता है जिसके बाद प्रॉपर्टीज मैच करने लगती हैं। और इससे पहले न्यूलैंड ने भी जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था उससे भी यही नजर आ रहा था दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होती है। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को लग रहा था कि प्रॉपर्टीज का मैच होना ना एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद कुछ तो ऐसा एटॉमिक वेट आता है कि उसकी प्रॉपर्टी पहले से मैच करने लगती है। जबकि आज के डेट में मैं आपको बताऊंगी ये चीज गलत है, क्योंकि आप खुद सोचो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पे कैसे डिपेंड कर सकती है? एटॉमिक वेट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। कभी भी कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस किसी केमिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर आप कभी भी किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखोगे तो वो किस वजह से होती है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं या गेन हो रहे होते हैं। क्या कभी अंदर का न्यूक्लियस आज तक पार्टिसिपेट करा है? क्या कभी अंदर के न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर आके पार्टिसिपेट करते हैं? तो कैसे प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर सकती हैं? एटॉमिक नंबर पे करती हैं, जो बाद में रिफाइन हो गया। बट मेंडलीव के टाइम पे मेंडलीव को यही लगता था कि नहीं, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के क्रम में अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं। तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं एटॉमिक की प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं, जबकि लॉजिकली भी ये सही नहीं है। बट हमें यही बोलना पड़ेगा दैट व्हाट वाज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, दैट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक, जो आज के डेट में रॉन्ग है। जो आज की डेट में रॉन्ग है, बिकॉज आज की डेट में हमें पता है कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एक्चुअली पार्टिसिपेट। वेट पे कोई चीज कैसे डिपेंड कर सकती है? वेट तो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस ने कभी पार्टिसिपेट नहीं करना, है ना? लेकिन जब मेंडलीव आया था उसको जो लगा उसने उसके हिसाब से पीरियोडिक लॉ ही नहीं दिया, बल्कि एक पीरियोडिक टेबल भी बनाया। अब उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसके कुछ फायदे भी हुए। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे? इसमें ना पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं आएगा। जैसे क्या क्वेश्चन आएगा, एक मिनट, कि जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाया तो जब वो बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो उसको एल्यूमिनियम के नीचे ये जो गैलियम है, तब वो गैलियम डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो उसको जब एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम मिला ही नहीं तो उसने गैप छोड़ दिया और उसको बोल दिया एका एल्यूमिनियम। क्या बोल दिया? एका। और उसका वेट भी प्रिडिक्ट कर दिया कि इस वेट का 69.7 का एक एलिमेंट है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, बट लेटर ऑन वो डिस्कवर होगा। तो जब बाद में उसी वेट का एलिमेंट गैलियम डिस्कवर हुआ था तो एका एल्यूमिनियम मेंडलीव की जगह गैलियम रख दिया गया। तो एक तरह से मेंडलीव को क्रेडिट मिला कि ही हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल याद करना, याद नहीं करना, बट इस टेबल के बारे में मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगी कि जैसे मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? पर आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो गैप छोड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे तो गैलियम ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो मैं आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ ये मैं आपको अपग्रेडेड वर्जन दिखा रही हूँ। अगर आप इसका ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखोगे, जैसे फोन होते हैं, फोन के भी तो वर्जन आते हैं। अब आईफोन 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है सैमसंग के। ऐसे ये मेंडलीव का भी मैं आपको अपडेटेड वर्जन पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ। जो मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें सच में एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम उस टाइम डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो उसने देखा कि 69.7 का तो मास का कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ, और ऐसा एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ जिसकी एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी मैच हो रही हो, तो उसने जगह छोड़ दी।
उसने क्या छोड़ दी, और उसका नाम बोल दिया एका एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम के नीचे कोई तो एलिमेंट है जो लेटर ऑन डिस्कवर होगा और वो एल्यूमिनियम जैसा होगा। तो बाद में जब वो उसी वेट का एलिमेंट गैलियम डिस्कवर हुआ, तो ना सिर्फ उसको उस जगह पे रखा गया, बल्कि मेंडलीव को क्रेडिट भी मिला दैट ही हेल्प्ड अस इन फाइंडिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। और उसने एक दो गैप छोड़े थे, याद रखना, एक एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा था और एक सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा था। जो एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा था वो लेटर ऑन क्या निकल के आया, गैलियम। और जो सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा था एका सिलिकॉन, वो लेटर ऑन क्या डिस्कवर होके आया। तो ऑल्दो मेंडलीव ने जो बात प्रिडिक्ट करी थी कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, वो गलत थी, बट उसकी मदद से भी काफी चीजें अच्छी हुई। तो कल हम मेंडलीव की लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे और मेंडलीव के एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और ड्रॉबैक्स भी। वो तो देखो, नॉर्मली कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है तो जिस सोर्स से वो डिस्कवर हो रहा है उसके ऊपर उसका नाम रख दिया जाता है, या उसकी ओरिजिनल प्लेस क्या है। नाम भी इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, तूने डिस्कवर किया। उसकी बुक दे दो। हाँ ये पढ़ा। ठीक है, अभी समझना, अभी समझना, फिर कल जल्दी आ जाओ क्लास। Yeah.